नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए पुनः हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो हमारा उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक बोली जाने वाली एक हिंदी आर्य भाषा थी। प्रश्न नंबर 2, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो उत्तर होगा मौखिक रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो जो मुख्य रूप से होता है, मौलिक रूप होता है, वो है मौखिक रूप। मौखिक रूप यानी बोली, जिसे बोली भी बोल सकते हैं हम। और प्रश्न नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 4, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। प्रश्न नंबर 5, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा थी फारसी। तो हमारा उत्तर होगा फारसी। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 343 यानी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा बताया गया था। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो हमारा उत्तर होगा अपभ्रंश से। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। और आधुनिक भारतीय अभिप्राय से तात्पर्य है कि 1947 से पहले का भारत, जब विभाजन नहीं हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी भारत के ही एक अंग थे। प्रश्न नंबर 8, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो हमारा उत्तर होगा खड़ी बोली हिंदी। अब मानक हिंदी किसे कहते हैं? मानक हिंदी का तात्पर्य होता है खड़ी बोली से विकसित नागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा से होता है जिसे उच्च या परिष्कृत हिंदी कहा जाता है। मानक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। प्रश्न नंबर 9, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? तो उत्तर होगा वैदिक संस्कृत से। प्रश्न नंबर 10, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव शौरसेनी से हुआ। प्रश्न नंबर 11, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो हमारा उत्तर होगा पंडित सदन मिश्र ने। तो जो पंडित सदन मिश्र 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज में 25 वर्ष तक हिंदी के अध्यापक रहे थे और वे एक लेखक भी थे। और उनका एक प्रसिद्ध साहित्य है नासिकेतोपाख्यानम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने तत्कालीन समय की प्रचलित साहित्यिक भाषा के विपरीत व्यवहार में आने वाली खड़ी बोली को लेखन का जो खड़ी बोली थी जो उस समय, तो उसका सफल प्रयोग किया था, उसको लिखने का सफल प्रयत्न किया था। प्रश्न नंबर 12, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ। प्रश्न नंबर 13, किस आलोचक ने आदिकाल को
बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है, यानी बीज वपन काल नाम की संज्ञा दी है? तो हमारा उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि आदिकाल में ही इन्हें भक्ति काल के बीज काव्य रूप में परिलक्षित होने लगे थे। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न नंबर 15, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो उत्तर होगा भक्ति काल को। अब भक्ति काल उत्कृष्ट साहित्य लेखन मतलब जो भक्ति काल था उसमें साहित्य का उत्कृष्ट लेखन था और समाज सुधार आदि के कारण स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। इस काल में संपूर्ण वातावरण बिल्कुल भक्तिमय हो गया था। प्रश्न नंबर 16, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर होगा सन 1963 में, 1963 में। प्रश्न नंबर 17, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की जो चेष्टा थी और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत ही भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए तेज और पुष्ट हो रहा था। भारत में प्रकाशित पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड, द राइजिंग सन बोल सकते हैं इसको, वो 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हीं सब अनेक कारणों से 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन किया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न नंबर 19, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो पुरानी पश्चिमी राजस्थान की एक प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार हैं नरपत नाल। प्रश्न नंबर 20, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर होगा रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम I.A. रिचर्ड्स है, यानी इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। अंग्रेजी के एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक थे। प्रश्न नंबर 21, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो हमारा उत्तर होगा अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। ये 14वीं शताब्दी यानी 14वीं सदी के दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार आदि थे। प्रश्न नंबर 22, आदिकाल के साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो हमारा उत्तर होगा डिंगल। आदिकाल के साहित्य में वीर रस की रचनाएं जो हुई थी वो अधिकतर डिंगल शैली का प्रयोग किया गया था उनमें, जिसे प्राचीन राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। नागरी लिपि में लिखी जाने वाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है ये, और बहुत उच्च स्वर की भाषा है। डिंगल भाषा जो है वो वीर रस प्रधान, इसमें कविताएं लिखी जाती हैं और बहुत ही उच्च स्वर में बोली जाती हैं। और डिंगल का उपयोग अधिकांशतः चारणों द्वारा युद्ध नायकों के मार्शल कारनामों की प्रशंसा करके युद्ध में सैनिकों को प्रेरित करने के लिए किया जाता था। प्रश्न नंबर 23, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? तो उत्तर होगा नाथ पंथ। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ को माना जाता है।
लेकिन बहुमत से मत्स्येन नाथ को ही इनका नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसी संप्रदाय का प्रभाव आगे चलकर भक्ति काल के संत काल पर भी दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? तो हमारा उत्तर होगा संधि काल और चारण काल। प्रश्न नंबर 25, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा और जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के साथ साथ इसको संधि काल भी कहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह मैंने आपको इससे संबंधित 25 प्रश्न उत्तर आज बता दिए हैं। आगे भी मैं आपको और प्रश्न उत्तर बताऊंगी, तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय पर इसकी जानकारी मिल सके। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।